वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने फिजिकल हिस्ट्री को डिवाइड किया वर्ल्ड में और इंडिया में। तो वर्ल्ड में हम लोग स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने ग्रीस के अंदर देखा क्या क्या कौन कौन से पीरियड मतलब कौन कौन सी आई थी। होमरिक का पीरियड आया, स्पार्टन्स का आया, अथेनियंस का आया, ठीक है, फिर रोमन्स का आया। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी। जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट हुआ। ओके। तो कुछ एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ जर्मनी के बारे में। उससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे अभी आप लोग यूएसए को देखते हो। यूएसए कैसी कंट्री है? यूएसए को देखोगे तो भाई टॉप मोस्ट कंट्री है ये। डेवलप्ड कंट्री है, सारी चीज अवेलेबल है यहाँ पे यूएसए के अंदर। वैसे ही एक टाइम पे आप लोगों ने जर्मनी को देखा होगा। जर्मनी के अंदर एक पर्सन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा जिसका नाम था हिटलर। सुना है? हिटलर का नाम सबने सुना होगा। यही था, जर्मनी से था। तो वहां पे चीजें बहुत डेवलप थी, यूरोपियन कंट्री था ये। और यहाँ पे चीजें बहुत डेवलप थी, बहुत ज्यादा डेवलप। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि ये जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन नहीं मतलब क्या, स्पोर्ट्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल एक्टिविटी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट या जिम्नास्टिक्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये हमने देखना है। जर्मनी के अंदर जो नींव रखने वाला पर्सन था स्पोर्ट्स को लेके, उसका नाम था जॉन बेनार्ड बैस्टो। क्या नाम था? जॉन बेनार्ड बैस्टो। ये जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था। लेकिन ये जॉब करने के लिए कहाँ चला गया? जॉब करने के लिए चला गया था डेनमार्क। था जर्मनी का, बट अच्छा पैकेज नहीं मिला होगा। जैसे आप लोग हो हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल या किसी भी स्टेट के हो, बट जॉब अगर आपको मिल रही है किसी और स्टेट में तो चले जाते हो। तो वैसे जॉन बेनार्ड बैस्टो था जर्मनी का, लेकिन जॉब करने के लिए चला गया डेनमार्क। ठीक है। डेनमार्क में जब वो जॉब करने के लिए गया, जब मतलब डेनमार्क के अंदर स्कूल के अंदर टीचर था ये। तो जब वहां पे वो जॉब कर रहा था तो उसने एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी देखी। क्या देखा? एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी देखा जिसका जिसको क्या बोला गया, नाइटी स्पोर्ट्स बोला गया। नाइटी स्पोर्ट्स ये बोला गया था, नाइटी स्पोर्ट्स। इसको जब देखा इसने तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना ये चीज मैं वापस जर्मनी में जाके स्टार्ट करूं। क्या सोचा इसने कि मैं जाके जर्मनी के अंदर इसको स्टार्ट करूं। तो ये भाई वापस रिटर्न आया अपनी कंट्री में, जर्मनी के अंदर। और जर्मनी के अंदर जब ये वापस आया तो वहां पे जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है डेजो। DESSAU, डेजो। जर्मनी के अंदर जगह है ये 1774 में यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद इसने एक स्कूल ओपन किया। और स्कूल कौन सा स्कूल था? नेचुरलिस्टिक स्कूल था। नेचुरलिस्टिक स्कूल ओपन किया। अब ये स्कूल ओपन करने के बाद भाई इसने स्कूल में ऐसा क्या चीज किया जिसकी वजह से इसको, जॉन बेनार्ड बासडो को, जर्मनी के अंदर फिजिकल एजुकेशन का फादर बोला गया। तो जर्मनी में आने के बाद डोज्यू में इसने एक स्कूल ओपन किया, नेचुरलिस्टिक स्कूल। और स्कूल सिर्फ अकेला ओपन नहीं किया, जॉन बेनार्ड बैस्डो ने सिर्फ स्कूल अकेला ओपन नहीं किया। आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि भाई ये जो नेचुरलिस्टिक स्कूल है इसके अंदर जो सारा श्रेय जाता है, सारा क्रेडिट जाता है, वो बेस्डो को जाता है। भाई बेस्डो है, लेकिन इसके साथ एक पर्सन और भी है यहाँ पे स्कूल को ओपन करने वाला। एनी गेसेस प्लीज इन द चैट बॉक्स? गैस लगा सकते हो कौन होगा जॉन बेनार्ड बेस्डो के साथ जिसने स्कूल ओपन किया होगा? गट्समट गट्समट नो, इनकरेक्ट। जे नहीं, जे सीमन था सर। नो, जे साइमन वाज द फर्स्ट टीचर इन दैट स्कूल। फिर पता नहीं सर, ये दो नाम पढ़े थे मैंने तो पहले। जीन जॉक्स रॉज्यू, इन दोनों ने मिलकर स्कूल ओपन किया था, नेचुरलिस्टिक स्कूल। जिसको क्या बोला गया? जिसको फिलेंथ्रोपियम बोला गया। क्या बोला गया उसको? फिलेंथ्रोपियम बोला गया। ओके। ध्यान रखना, इस नेचुरलिस्टिक को क्या बोला गया? फिलेंथ्रोपियम बोला गया। भाई इस स्कूल के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हम अभी भी पढ़ रहे हैं?
इस स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ तो नया होगा जिसके बारे में हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, या वो बहुत हिस्ट्री में अगर किसी के बारे में लिखा गया है तो कुछ ना कुछ एडिशन तो होगा। तो सोचो 1774 में, अब मैं वो नई चीज बता रहा हूं आप लोगों को। सोचो, सोचो कि 1774 के अंदर ऐसी क्या नई चीज स्टार्ट की होगी। आप लोग मुझे बता दो, हम लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग आएंगे। हमारे इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे कितनी तरह की क्लासेस लगती हैं एक दिन के अंदर? एक किसी क्लास, अगर मान लो कोई 10th क्लास है स्कूल के अंदर, तो कितनी देरी क्लास लगेगी इसकी? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स एक दिन के अंदर? सिर्फ वो वन फोर्टी आवर। फाइव मिल रहा है वीक जो में हमारा सर, इंडिया का? वीक में। वीक में है या वीक डे? में। वीक में है 45 वीक मिनट्स में है सर। यस सर। ओके, चलो हम वीक में है, हम लोग हर एक दिन का ही मान लेते हैं कि हर एक दिन में 45 मिनट्स खेल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं इंडिया के अंदर हमारा ये हाल है कि रोज हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो 45 मिनट्स खेल रहे हैं। कब हो रहा है ये 2025 में अभी हो रहा है, अभी भी यही हो हाल है। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं 1774 में जर्मनी के अंदर जब ये फिलेंथ्रोपियम स्कूल ओपन हुआ था, तो इसके अंदर क्या ऐसी नई चीज हुई जिसकी वजह से इसका नाम अभी भी चल रहा है? भाई यहाँ पे ये चीज नहीं हुई थी कि इस स्कूल के अंदर जॉन बेनार्ड बास्टो ने क्या किया। इसने बोला कि जो भाई 5 आवर्स होंगे स्कूल के अंदर, वो 5 आवर्स मैं अकेडमिक पर्पज के लिए दूंगा। इस 5 घंटे में बच्चा खूब पढ़े, अकेडमिक पर्पज के लिए 5 घंटा रहेगा हमारे स्कूल के अंदर। और बाकी जो 3 घंटे हैं, 3 आवर्स जो बाकी है, 3 घंटे में हम लोग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिसमें जो भी स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल गेम्स, ये सारी चीज हम लोग 3 घंटे करेंगे। और ऐसा नहीं है ये कंटिन्यूसली हम लोग 3 घंटे गेम एंड स्पोर्ट्स करेंगे, इसको अभी हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे इसको? कि भाई ये जो 3 घंटा है इसमें से 1 घंटा जो मॉर्निंग वाला है वो असेंबली के टाइम पे हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, और जो 2 घंटा है ये हम लोग आफ्टरनून के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। ओके, 2 घंटा हम लोग आफ्टरनून के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे। तो जब ये स्कूल ओपन किया गया तो इसके अंदर 5 आवर्स अकेडमिक पर्पज के लिए, 3 आवर्स जो है वो आपका फिजिकल एक्टिविटी के लिए रखा गया। इसलिए इसका नाम हम लोग अभी भी अच्छे तरीके से लेते हैं। ये 1774 में ये चीज हो रही है, सोचो तो कितने 100 साल, 200 साल बीत गए हैं, उसके बाद हम लोग 45 मिनट्स में हैं अभी। और ये 200 साल पहले ही जो है इतना डेवलप था। इसलिए बोला जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इतने मेडल्स आते हैं, इतना ये सारी चीजें डेवलप्ड है वहां पे, ये चीज है। अब इसके बाद एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। ये फिजिकल एक्टिविटी ये सब चीज हो गया। अब अगर आप लोग इंडिया में अभी भी किसी विलेज में चले जाओ, किसी विलेज के स्कूल में चले जाओ, गांव के स्कूल में चले जाओ आप लोग, तो वहां पे अगर बच्चों को आप ना गर्ल्स को डांस के लिए अगर बोलोगे चलो आओ गर्ल्स को डांस करवाते हैं, एग्री होंगे क्या? दिल्ली विल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी गांव में रूरल एरिया में चले जाओ, बोलोगे भाई कुछ नहीं कोचिंग सर। क्लास आने वाला है, बोलोगे चलो भाई कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, डांस वगैरह करवाते हैं, रेडी होंगे क्या वो लोग? नहीं होंगे। अगर जाओगे रूरल एरियाज वगैरह में, जाओगे जहाँ गांव वगैरह में स्कूल है, तो डांसिंग वांसिंग को लेके, इन सब चीजों को लेके अभी सर भी। आपकी साउंड ब्रेक हो रही है बीच में, आ रही रही। अभी ठीक है? हेलो, इज इट फॉर एवरीवन? सभी के लिए क्या ये नहीं सर, क्लियर है आवाज ना? ठीक आ रही है। ओके ओके ठीक है। हम्म। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि विलेजेस के अंदर अगर आप अभी भी चले जाओ गांव वगैरह के अंदर, तो वहां पे लड़कियों को इन चीजों के लिए नहीं भेजा जाता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट 74 के आसपास जब ये नेचुरलिस्टिक स्कूल ओपन किया था, तो वहां पे भी ये सेम चीज चल रही थी। वहां पे लोगों को क्या मानना था कि जर्मनी में जब उस टाइम पे लोग थे, उन लोगों का मानना था कि भाई 3 चीजें हमें इस स्कूल में नहीं करवानी है। जो वहां पे कल्चर था, वहां पे लोगों का मानना था कि भाई यहाँ पे हमने एक तो फेंसिंग नहीं करवानी स्कूल के अंदर, ठीक है, और क्या नहीं करवाना हमने? हमने हॉर्स राइडिंग नहीं करवाना, ये नहीं करवाना है।
और क्या नहीं करवाना, हमें डांसिंग नहीं करवाना। ये लोग मानते थे कि भाई ये तीन चीज हमें नहीं करवानी है, वहां पे मानते थे। ठीक है, ये लोग मानते थे कि हमें ये तीन चीज नहीं करवानी। क्या क्या करवा सकते हो बाकी, आप जिम्नास्टिक्स करवाइए और फिजिकल एक्टिविटी करवाइए, वो सब करवाइए, ये तीन चीज नहीं करवानी। ठीक है, बैडमिंटन वगैरह खिलाइए, टेनिस खिलाइए, जिम्नास्टिक्स खिलाइए, ये सारी चीजें करिए आप। तो ये काम किया था जॉन बेनेट बैस्डो ने, इसलिए इसको बोला गया है फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। क्या बोला गया है जॉन बेनेट बैस्डो को? फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब इसी स्कूल के अंदर जो है आपका जे साइमन। ठीक है, जे साइमन जो है आपका, वो फर्स्ट टीचर अपॉइंट हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर जे साइमन, जिसका नाम पूरा क्या था, जॉन साइमन। ठीक है, और यही मॉर्निंग में 1 आवर की जो आपकी असेंबली होती थी जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो जे साइमन ही करवाता था। देखो 5 घंटे तो एकेडमिक प्रोसेस, एकेडमिक पर्पज के लिए चलता था स्कूल, 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटी के लिए। 1 घंटा स्टार्टिंग का जो फिजिकल एक्टिविटी था वो जे साइमन करवाता था, फिर उसके बाद 2 घंटा जो फिजिकल एक्टिविटी था वो भी जे साइमन करवाता था, जिसके अंदर जो है ये सारी चीजें आपकी रेसलिंग वेसलिंग थ्रोइंग व्रोइंग जितने भी आपके गेम्स वगैरह होते थे वो चीजें करवाई जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, अब जैसे ही ये स्कूल फेमस हुआ, जैसे ही ये स्कूल फेमस हुआ आपका फिलेंथ्रोपियम स्कूल, इसके सिमिलरली एक और चीज ओपन हो गई। क्या चीज ओपन हो गई? एक और इंस्टीट्यूट ओपन हुआ जिसका नाम हुआ स्कैने। मैं इसे दिखाता हूँ। चलो जर्मनी का थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ही यस स्टडीड सर। ही स्टडीड थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन एट लेप्जिग, जर्मनी के अंदर उसने पढ़ा। ठीक है, 1753 के अंदर, देखो मैंने कहा था 774 के अंदर ये वापस आया था जर्मनी में। डेनमार्क कब गया? 754 के अंदर गया था, 753 के अंदर गया डेनमार्क। ठीक है, वर्क एज ए प्रोफेसर इन रिटर एकेडमी। कहाँ पे था? रिटर एकेडमी के अंदर वो प्रोफेसर टीचर था। ठीक है, वहां पे डेनमार्क में कई सारी चीजों से वो इन्फ्लुएंस हुआ। फिर 1761 में जर्मनी के अंदर वापस आया, वहां पे इसने डर्जू में फिलेंथ्रोपियम स्कूल ओपन किया। उसको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न जिम्नास्टिक को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन बोला गया। जे साइमन वहां का फर्स्ट टीचर था स्कूल का। यहां तक हम लोग चीजें पढ़ ली है। अब इसके बाद आइए आगे। गुडस्मूथ में आने से पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, पैटने पैटर्नल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग फिलेंथ्रोपियम की बात कर रहे थे, तो गुडस्मूथ के ऊपर आने से पहले हम लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। पैटने पैफेंथियल, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा इसके क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना इसका। कब ओपन हुआ? 1785 के अंदर जो है ये स्कूल ओपन हुआ। ठीक है, किसने ओपन किया इसको? इसको ओपन किया था सर ने। सर ने इस स्कूल को ओपन किया। अब इस स्कूल के अंदर बेसिकली जो आइडिया लिया गया, ये जो इंस्टीट्यूट आपका ओपन हुआ, इसके अंदर जो आइडिया लिया गया, वो आइडिया कहाँ का था? सारा का सारा आइडिया जॉन बेनेट बास्डो का जो स्कूल है फिलेंथ्रोपियम, उससे लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये न्यू इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट आपका ओपन हुआ है, ये वाला इस कैपिटल, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में SEI बोलूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग डिटेल में याद रखिएगा। ये जो SEI स्कूल ओपन हुआ आपका, यहाँ पे एक नया टीचर अपॉइंट किया गया जिसका नाम कार्ल एंड्रे। क्या नाम है इसका? कार्ल एंड्रे इसका नाम है। यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी के लेसन्स लिए गए वो कार्ल एंड्रे के द्वारा लिए गए। ये कार्ल एंड्रे जो है फिजिकल एक्टिविटी के लेसन्स यहाँ पे लेता था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें इनोवेट की गई, नई की गई, मतलब उसके बैस्टो के कंपैरिजन में कुछ नई चीजें, कुछ नए आइडियाज के साथ इन लोगों ने काम किया।
एक जिम्नास्टिक्स हॉल बना दिया इन लोगों ने, ठीक है, कोर्ट बना दिया पूरा जिम्नास्टिक का, एक इंडोर टाइप का। इसके अंदर वो प्रिपरेशन करवाने लग गए, वहीं के लेसन देने लग गए वो। और यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी के ऊपर काम की। कैसे? मुझे एक चीज बताओ, जर्मनी के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? यस, जर्मनी के अंदर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? जर्मन। 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 ओके। और भी कोई बोली जाती है क्या जर्मन के अलावा? नहीं सर। ठीक है। इसके आसपास और कोई कंट्री सटी हुई है? ठीक है, छोटी कंट्री है सर, जैसे पुर्तगाल होगी, वो पुर्तगाल साइप्रस। वगैरह सब है। तो वहां पे जर्मनी प्लस फ्रेंच, ये दोनों लैंग्वेजेस सिखाए जाते थे आपके। जर्मनी प्लस फ्रेंच, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये पढ़ाया जाता था। और शार्प 11 AM, 11 बजे, शार्प 11 AM पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्लास होती थी, जिम्नास्टिक्स के लेसन होते थे आपके, जिसके अंदर एक्सरसाइजेस, सारी चीजें इनको करवाया जाता था। थ्रोइंग वगैरह करवाया जाता था, हिल रेसेस वगैरह ले जाके करवाया जाता, पोल वॉल्ट वगैरह, ये सारी चीजें इनको करवाई जाती थी आपकी। और ये सब चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। कब तक चली ये? 1806 तक चली। कब तक चली? 1806 तक। ये जो चल रहा था 1774 से, आप लोग देख रहे हो कि बैचों ने ओपन किया, फिर ये चीजें चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। 1806 में जाके ये सारा चीज जो है वो खत्म की कगार पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया खत्म की कगार पे? क्योंकि वहां पे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। ठीक है, नेपोलियन से ये लोग हार गए 1806 में, और नेपोलियन ने जो है इसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई थी, जो ये आप लोगों ने जितना डेवलपमेंट देखा। ठीक है, तो सर ये चीज। उस टाइम पे पोल वोल्ट वगैरह भी हो गए थे सर। क्या चीज? हाँ, पोल वॉल्ट वगैरह करते थे पोल उस टाइम। वो। पोल वॉल्ट वगैरह उस टाइम पे करते थे, जिम्नास्टिक्स वगैरह सब करते थे वो लोग। ठीक है, तो ये चीज है आपका। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें एजुकेशन के साथ आने लगी। भाई देखो, कहीं पे ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी पढ़ा, फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ना ये चीज स्ट्रीम लाइन में आ गई। यहाँ भाई पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी है। अब इसी से फिर इंप्रेस होकर अदर जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने भी डेवलपमेंट किया इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज है। इस तरीके से आपने देखा कैसे आपका फिलेंथ्रोपियम स्कूल ओपन हुआ, कैसे आपका SEI ओपन हुआ, और कैसे इनका खात्मा हुआ। ये चीज देख लिया, किसी को दिक्कत परेशानी? चले आगे अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, गुड्समथ को देखते हैं। गुड्समथ को देखते हैं, फ्रेडरिक गुड्समथ, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गुड्समथ। मजा आ रहा है? अरे चैट बॉक्स में कुछ कुछ लिख दिया करो। जॉन यस सर, यस सर। मजा आ रहा है। अब हमने क्या देखा, जो ये इंस्टीट्यूट था, मुझे बताओ, ध्यान सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। कैपिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, SEI, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की लेसन्स कौन कंडक्ट करता था? कार्ल एंड्रे सर। कार्ल एंड्रे। कौन करता था? कार्ल एंड्रे। पता भाई, जो पढ़ाया है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब कार्ल एंड्रे यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी के लेसन्स कंडक्ट करता था। गुड्समुथ जो था, उसने आपका जो फिलेंथ्रोपियम स्कूल है, फिलेंथ्रोपियम स्कूल में अच्छा खासा टाइम जो है वहां पे एज अ टीचर रह के काम किया। वहां पे फिलेंथ्रोपियम स्कूल में, फिलेंथ्रोपियम किसका ओपन किया हुआ स्कूल था? जॉन बेनार्ड बैस्टो का। वहां पे अच्छा खासा जो है वो टाइम दिया है। और वहां पे ही इसको पॉपुलैरिटी मिली थी, गुड्समुथ को। गुड्समुथ को किस चीज की पॉपुलैरिटी मिली? गुड्समुथ को पॉपुलैरिटी मिली ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स की।
क्यों? क्योंकि वहां पे दो ही नाम फेमस थे आपके। एक तो एसईआई, सबसे पहले तो फिलेंथ्रोपियम, उसके बाद एसईआई। कार्ल एंड्रे जब आया तो कार्ल एंड्रे का थोड़ा बहुत नाम वाम चल रहा था, लेकिन कार्ल एंड्रे को भी पीछे छोड़ते हुए दोनों में कंपैरिजन चल रहा था। दो स्कूल होते हैं ना, ये एक स्कूल है, दूसरा स्कूल आसपास में है, सेम चीजों को तो कंपैरिजन होता है कि हमारा रिजल्ट बढ़िया तो हमारा रिजल्ट बढ़िया। वैसे ही लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे कार्ल एंड्रे में और आपका जो है गुडस्मुथ के अंदर। बट गुडस्मुथ ने दिखा दिया दुनिया को कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है। बहुत काम किया इन्होंने, बहुत काम किया। इसलिए इनको ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिमनास्टिक्स बोला गया। कार्ल एंडर को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो बेसिकली इन्होंने काम कैसे किया, क्या काम किया कि जिसकी बेसिस पे इनको ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिमनास्टिक्स बोला गया। ये मत बोलना कि इन्होंने दो बुक लिखी, जिमनास्टिक्स फॉर द यंग, ठीक है, और जो द गेम्स है। इसके अलावा और बताओ मुझे क्या काम किया इन्होंने जिसकी वजह से ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिमनास्टिक्स। इन्होंने रिएक्शन गेम के ऊपर, रिक्रिएशन गेम के ऊपर काम किया था। ठीक है, ओके। और और कुछ? यस, गुड। रिक्रिएशन गेम मैनुअल आर्ट्स पे 105 काम किया। इन्होंने। गुड गुड। चलो, हाँ, तो क्यों बोला गया इनको ग्रैंडफादर ऑफ जर्नलिज्म है? क्योंकि इन्होंने तीन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किए। कौन से तीन कंपोनेंट है वो? तीन कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए इन्होंने। वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई? पहला कंपोनेंट है आपका मैनुअल आर्ट्स, दूसरा कंपोनेंट है आपका सोशल गेम्स, और तीसरा कंपोनेंट है जिम्नास्टिक्स। इन तीन कंपोनेंट पे काम किया। क्या काम किया कि इन सब चीजों को मिला के क्या बनाया गया? एक मिनट रुको जरा। हाँ सॉरी, मैं क्या बोला था आप लोगों को कि इन तीनों को मिला के कंबाइन करके इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने रेसलिंग में कंबाइन कर दिया इसको, ठीक है, जिम्नास्टिक्स में कंबाइन कर दिया, जिम्नास्टिक्स तो ऑलरेडी है आपका, रनिंग में कंबाइन कर दिया, ठीक है, स्विमिंग एक्सेट्रा, मतलब ये सारी चीजें मिला दी इन्होंने। क्लाइंबिंग वगैरह सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से कर दिया। एक रिकॉर्ड वगैरह रखने लग गए एक्टिविटी वगैरह का, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह रखने लग गए वो, ठीक है। तो ये सारे काम किए थे उन्होंने। इसके बाद इनके और भी कई सारे, हाँ हाँ, मार्शल आर्ट्स वगैरह में काम किया इन्होंने। इन्होंने उस टाइम पे, खत्म हो गया क्या पेज? रुको एक मिनट। बस ट्यूसडे तक की बात है, ट्यूसडे के बाद फिर मजे ही मजे हैं आप लोगों के। क्योंकि ट्यूसडे के बाद आप लोगों की क्लासेस के अंदर ये जो पेजेस वाला इशू है वो नहीं होगा। आप लोग मुझे लाइव देख पाओगे अच्छे से पढ़ाते हुए। मंडे को बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ, गुरसुमुख क्या क्या चाहता था? और ये चाहता था भाई कि वुमेन्स भी जो है, गर्ल्स या वुमेन्स, ये लोग भी जिम्नास्टिक्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। गर्ल्स और वुमेन्स भी जिम्नास्टिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, बट उतना ज्यादा हैवी लोड वगैरह ना हो, बट पार्टिसिपेट करे वो। और जो एक्सरसाइजेस वगैरह हो, मैं क्या क्या ज्यादा मैं बताता हूँ, जो एक्सरसाइजेस वगैरह हो वो इंजॉयबल होना चाहिए, माइंड को भी रिलैक्स प्रोवाइड करे, ठीक है। और गेम, स्विमिंग, ये सब जो है वो एक सिस्टम के अंदर आ जाए।
मेडिसिन वगैरह भी इसके अंदर आ जाए, जिम्नास्टिक्स वगैरह के अंदर आ जाए। तो ये सब चीजें गुरसुमुख चाहता था। ओके। अब आते हैं कॉमन चीज पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुरसमुथ ने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो कौन कौन सी किताबें बोलोगे आप? यस, कौन कौन सी बुक लिखी गुरसमुथ ने? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, रुको, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को, द गेम्स। दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को, जिम्नास्टिक्स, फिर डाई जजेंट। चौथा ऑप्शन देता हूं मैं, जिम्नास्टिक्स टाइन दिम रिवॉर्ड है। ठीक है। ये चार ऑप्शन है। मैं ए में ऑप्शन देता हूं मैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। बी में देता हूं मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट। डी में कहता हूं मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर करेक्ट। और डी में कहता हूं मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट। चलिए आंसर दीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड। सभी दो आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड सर। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, देखिए सभी जवाब। आपका जवाब गलत है। आप सभी का गलत जो जवाब है वो गलत है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। द गेम्स, जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग, और जिम्नास्टिक फिर डाई जजेंट, ये जो बुक्स हैं ये गुरसमुथ ने लिखी है। कैसे? हमने दो पढ़ी आज तक। बेटा दो ही है। जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग को जिम्नास्टिक फॉर द डाई जजेंट बोला जाता है। ठीक है। ये दोनों एक ही नाम है। ये दोनों एक ही नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। नहीं, इसी की है। 1793 के अंदर लिखी गई है, जिम्नास्टिक फॉर द जजेंट। जिम्नास्टिक्स फॉर यंग को ही। सर सर जब इसमें सेम ही मीनिंग है नाम का, फिर इसने अलग क्यों लिखी है सर ये बुक? क्या चीज मतलब सेम है? वहां पे ना जो लैंग्वेज चलती थी, तो उस लैंग्वेज में ये बोला गया, बट इंग्लिश में जिम्नास्टिक फॉर द यंग बोला गया। मान लो हरियाणवी बोलते हो आप, हरियाणवी के अंदर किसी चीज को कुछ, सर अगर आप हरियाणा बुक लिखोगे हरियाणवी में, तो उसका टाइटल हरियाणवी में लिखोगे ना, बट हिंदी में बोलोगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा उसका वो। तो वैसे ही मतलब वहां पे बुक का मीनिंग सेम था पर लैंग्वेज अलग थी। लैंग्वेज अलग थी उसकी। ठीक है। ओके सर। यस। तो ये चीज है, इसी का दूसरा नाम है ये। 1793 के अंदर लिखी गई बुक है। तो इसको ध्यान रखना कि गुरसुमन ने कौन कौन सी बुक लिखी। एक, जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग, एनटीए, ये तो सबको पता है जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग। क्या नहीं पता है उनको? कई लोगों को ये नहीं पता होगा, जिम्नास्टिक फायर डाई जजेंट, ये। और दूसरी बुक कौन सी लिखी थी उसने? दूसरी बुक लिखी द गेम्स। ठीक है, ये दो बुक लिखी थी गुरसुमत ने। चलिए अब देखते हैं और आपके इसके अंदर क्या क्या है। तो ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स, he identified three components of physical education: manual arts, social games, gymnastics, comprising wrestling, running, swimming, balancing, climbing, etc. He also wrote two books, gymnastics for the young और the games। ठीक है, जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग को और बोला गया है किस नाम से? जिम्नास्टिक फाइव जजेंट। और
ये SCI इंस्टीट्यूट आपको ओपन हुआ था, सरजमैन ने ओपन किया था, और वो फिलेंथ्रोपियम का टीचर था एक। क्रिस्टियन कार्ल एंड्रे कंडक्टेड फिजिकल एजुकेशन लेसन देयर, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये है। ओके, अब आते हैं, एक मिनट रुको जरा। सॉरी। तो आइए अब आते हैं लुडविग जॉन के ऊपर, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। यस, क्या क्या काम किया है फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने? यस, बताइए क्या क्या काम किया है जॉन साहब ने? बोलो बोलो। टर्न अनवेरिंग वेराइन, मूवमेंट की बात की थी ना। चलो और बताओ, टर्न वेराइन मूवमेंट लिख लिया एक। और इनके इनकी बुक भी थी जर्मन जिम्नास्टिक। चलो, जर्मन जिम्नास्टिक्स लिख दिया एक। और ये राष्ट्रवादी थे। यस, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। नेशनलिस्ट थे। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। और बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग क्या क्या पता? बोलो बोलो। सिर्फ यही काम किया क्या? सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक भी इनने शायद शुरू किया था। क्या चीज? टर्न प्लैट्स मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने, जिसको ओपन एयर जिम्नास्टिक बोला गया है, ठीक है। और बोलो। बहुत सारे काम किए उन्होंने, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में। हाँ, यूनियन ऑल जर्मन जिम्नास्टिक्स, पैट्रियोटिक जिम्नास्टिक्स, ओपन एयर जिम्नास्टिक्स और टर्न प्लैट्स। देखो हुआ क्या था, मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जर्मनी के ऊपर किसने हमला किया? किसने हमला किया था अर्ली 1800 के आसपास? यही बताया ना मैंने आप लोगों को, किसने? नेपोलियन ने, याद है? नेपोलियन ने हमला कर दिया था जर्मनी के ऊपर। तो हुआ क्या, जो जॉन था ना, जैसे विवित ने बताया कि जॉन नेशनलिस्ट था। बिल्कुल सही बताया विवित ने, जॉन नेशनलिस्ट था। इसका क्या मानना था? इसका मानना था कि भाई जो भी चीजें दूसरी कंट्रीज में हैं, उसके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग खुद का डेवलप करेंगे। नेशनलिज्म जो है कूट कूट के भरा हुआ था जॉन साहब के अंदर, और वो पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ चीजों में काम करने लग गए। नेशनल यूनिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। और जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स वगैरह थे, फॉरेन चीजें थी, सबका बॉयकॉट करने लग गए। इवन दो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब चीजें आती थी, सबको उन्होंने जो है वो बोला कि हटाओ यहां से, जर्मनी के अंदर हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम किया था उन्होंने। अब उसी की वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन बोला गया, ठीक है। क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने वहां पे जर्मनी के अंदर जर्मन जिम्नास्टिक्स स्टार्ट करवाई थी, और टर्न टर्नर सोसाइटी स्टार्ट की थी। टर्न वेराइट मूवमेंट जो आप कह रहे हो ना, तो उसके लिए, जैसे एग्जांपल के लिए, जब कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, उससे पहले सोसाइटी बनानी पड़ती है, ठीक है। जब भी कोई एक मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक संस्था बनानी पड़ती है। तो वो संस्था कौन सी थी? टर्नर सोसाइटी। इसी के अंदर जो है टर्न वेराइट मूवमेंट स्टार्ट किया था इन लोगों ने, ठीक है। तो जर्मन जिम्नास्टिक्स वगैरह को ओपन किया उन्होंने, बहुत अच्छे से काम किया।
फिर उसके बाद जब 1806 के अंदर नेपोलियन ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर लिया, तो इनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। ठीक है, तो फिर इन्होंने और भी कई सारे काम किए। 1800 के आसपास टर्न प्लैड्स मूवमेंट स्टार्ट करवाया। 1811 के आसपास इन्होंने टर्न प्लैड्स मूवमेंट स्टार्ट किया। देखो इसके पीछे ना, ये सब मूवमेंट स्टार्ट करने के पीछे एक मोटिव था उसका। सोच सकता है कोई क्या मोटिव होगा ये सब मूवमेंट जो स्टार्ट करवा रहा है? ओपन एयर जिम्नास्टिक इसको बोला गया है, टर्न प्लैट मूवमेंट को ओपन एयर जिम्नास्टिक। कोई सोच सकता है इसके पीछे क्या मोटिव होगा कि भाई ये जिम्नासियम ओपन करवा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग बनाना चाहता था वो अपने कंट्री के जितने भी यूथ या जितने भी लोग हैं उनको स्ट्रांग बना चाहता था, ताकि वो लड़ सके। ओके, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था टर्न प्लैट्स मूवमेंट। कहाँ स्टार्ट किया? बर्लिन में। कब? 1811 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखो जब भी कोई इंसान कुछ करता है ना, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। हर इंसान जो भी कुछ कर रहा है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। फिर उसके बाद 1812 के आसपास इसने कुछ apparatus वगैरह ऐड किए एक्सरसाइज वगैरह के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि जिम वगैरह थे। तो कुछ apparatus वगैरह धीरे धीरे करके स्टार्ट किए उसने। तो ये चीज स्टार्ट किया उसने। फिर संडे को, मतलब इस तरीके का प्लान बनाया कि भाई हर एक संडे हम लोग मिलेंगे, हर एक संडे को हम लोग मिलके एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। एंड यू कुडंट बिलीव, उस टाइम पे संडे को लगभग 500 लोग आ जाते थे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। तो ऐसे ऐसे काम, मतलब बड़ा बहुत अच्छे तरीके से जो है लुडविग जॉन साहब ने काम किया था वहां पे। और 1819 के आसपास मतलब बहुत बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत सारे लोगों से लड़ा वो, बहुत सारे लोगों से लड़ा, बहुत सारी मतलब मूवमेंट वगैरह स्टार्ट करवाया था इन्होंने। और 1819 के आसपास जाके, 1890 के आसपास जाके इनके साथ क्या हुआ, एक बहुत ही दुर्घटना हुई जॉन साहब के साथ। इनके साथ दुर्घटना ये हुई कि इनको एक मर्डर के केस में फंसा दिया गया और इनको एक्यूज बना दिया गया। कि एक्यूज ये बनाया कि भाई तुमने जो ये टर्न वेराइट मूवमेंट स्टार्ट की है वो इलीगल है, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई है, इसलिए आप मर्डरर हो। तो ये सब चीजें कॉन्स्पिरेसी रची गई इनके लिए 1819 के आसपास, और टर्न वेराइट मूवमेंट को इलीगल ठहराया गया 1819 के अंदर। बट 6 साल बाद 1825 में ये साबित हो गया कि भाई टर्न वेराइट मूवमेंट जो है वो इलीगल नहीं है, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस तरीके की चीजें हुई थी वहां पे। ठीक है, तो इतना हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो ये था हमारा इसके बारे में, गुडस्मिथ के बारे में, सॉरी लुडविग जॉन के बारे में। 1811 के पास फर्स्ट टर्न प्लैट्स ओपन एयर जिम्नास्टिक ओपन इन द बर्लिन एंड टर्न मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली। 1806 जॉन रोड बुक फॉर जर्मन जिम्नास्टिक्स ऑन द यूनिटी ऑफ जर्मन पीपल। 1860 a union of all German gymnastics was formed। तो ये कुछ और टर्म्स वगैरह आप लोग ध्यान रख लेना। फिर आता है एडोल्फ स्पीस का। ठीक है, जिसका एडोल्फ स्पीस का, तो एडोल्फ स्पीस कौन था? जो टर्न वेराइट मूवमेंट चल रही थी इसी का लीडर था ये। ठीक है, तो जो फ्रेडरिक लुडविग जॉन का सिस्टम था, तो उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। इन्होंने सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स लिखा और मैनुअल जिम्नास्टिक्स फॉर स्कूल को स्टार्ट किया। फिर 1842 के अंदर जिम्नास्टिक्स को रिकॉग्निशन मिली एजुकेशन का पार्ट के अंदर, मतलब एजुकेशन का पार्ट बन गया जिम्नास्टिक्स आपका। और फिर उसके बाद 1847 में हुगो रॉथसन फाउंडेड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स फॉर द आर्मी इन बर्लिन। तो 1847 में हुगो रॉथसन ने जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स ओपन किया आर्मी के लिए बर्लिन के अंदर। ओके, और इट गुस्ताव को जो है फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट बोला गया, कार्ल डेम फादर ऑफ जर्मन फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप लोग ध्यान रखोगे। ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये था हमारा जर्मनी के अंदर। ठीक है, जर्मनी के अंदर ये चीजें हुई थी हमारी। जर्मनी की कहानी इंटरेस्टिंग थी थोड़ी सी। ओके, अब आई स्वीडन के ऊपर। यस,
स्वीडन के बारे में क्या क्या मानना है आप लोगों का? स्वीडन को और हम लोग कौन सी कंट्री बोल सकते हैं? यस, और कौन सी कंट्री है स्वीडन? बोलो। क्या नाम है स्वीडन का? और स्विट्जरलैंड। जहाँ खुशियां मनाने जाते हैं लोग। स्विट्जर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड सही बात है, यहाँ खुशियां ही है, इसलिए ज्यादा लोग आप देखोगे तो यहीं पे जाते हैं, स्विट्जरलैंड ही जाते हैं। चाहे वो आपका फेडरेशन हो कोई, एक चीज ध्यान रखना, आपके जितने भी फेडरेशन मोस्टली देखोगे आप लोग, कहाँ देखने को मिलेंगे आपको स्विट्जरलैंड के अंदर? हाँ, आईओसी का हेडक्वार्टर इधर ही है। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ? स्विट्जरलैंड। ठीक है। फीफा स्विट्जरलैंड। का स्विट्जरलैंड। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अब यही नाम आएगा। ठीक है। मोस्टली आप जितने भी इंटरनेशनल फेडरेशन देख लो, उसमें से 95% का जो हेडक्वार्टर होगा वो स्विट्जरलैंड में है। क्यों है स्विट्जरलैंड के अंदर मोस्टली हेडक्वार्टर्स? क्यों है स्विट्जरलैंड के अंदर मोस्टली हेडक्वार्टर्स फेडरेशन के, इंटरनेशनल फेडरेशन के? होना तो चाहिए यूएसए वगैरह के अंदर, क्योंकि बड़ी कंट्रीज वो हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया। पर स्विट्जरलैंड के हेनरिक अंदर क्यों है? पर हेनरिक पर हेनरिक हाँ, क्लिक की वजह से। पैर हेनरिक लिंक की वजह से। अच्छा। हेनरिक की वजह से। अच्छा, हेनरिक लिंक की वजह से। ओके। और और कोई कुछ कहना चाहता है? सेफ एंड लैंड, और कुछ? सबसे मेरे 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 ये है सर कि वहाँ सबसे बड़ी बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक पूरे कह रहे देशों का हैं, रुपया वहीं है। काला काला धन है वहां पे, स्विस बैंक है इसलिए। गाला मैंने सब, इसलिए वो धमकी देता रहता है ना कि मेरे पास सबका धन है, मैं सबका खा जाऊंगा। लेस वॉर प्रोन एरिया। और सोचो क्यों है मोस्टली इंटरनेशनल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर? ये बहुत चालाक लोग होंगे। नहीं, सेफ प्लेस है, ठीक है, सब मैं बातें मान लेता हूँ। कुछ ऐसा बताओ जो, बट इससे फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं है, इससे फेडरेशन को लेना देना नहीं। तूने फिजिकलेशन स्टार्ट किया है नहीं किया है? कभी देखा है किसी स्पोर्ट्स वाले को फिजिकलेशन के ऊपर बात करते हुए? कभी देखा है जो एलीट एथलीट्स हैं उनको फिजिकल एजुकेशन के ऊपर बात करते हुए? ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन वगैरह है उनको फिजिकल एजुकेशन बात करते हुए? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? नो कभी नहीं सुना सर। होगा। ना। किसकी बात करेंगे वो? स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करेंगे। ठीक है। बायोमैकेनिक्स की बात करेंगे, मतलब स्पेसिफिक जो होता है वो। फिजिकल एजुकेशन की कोई बात नहीं करता। फिजिकल एजुकेशन का मेरे हिसाब से कि बहुत कम इंपॉर्टेंस है हम ही कुछ लोग लग रहे हाँ, तो वो चीज है। हैं। अच्छा, आप लोगों में से टैक्स कौन कौन भरता है यहाँ पे इंडिया के अंदर, या आपके फैमिली क्या करता मेंबर्स में? सर? टैक्स टैक्स टैक्स। टैक्स हर कोई सा- भरता है, टैक्स की वजह थोड़ी सारे कोई भरते हैं सर। सारे भरते हैं मोदी ऐसे नहीं ही। छोड़ेगा किसी को। टैक्स कौन कौन भरता है यहाँ पे? आप लोगों में से कोई टैक्स भरता है? सब आईटीआर फाइल सब। करता है? इतनी सैलरी है आप आईटीआर लोगों नहीं, को? ये यस वाला सर। टैक्स नहीं भरते हम। RTR फाइल करते हैं। चलो, रीजन बीइंग कि ये जितनी भी वाला नहीं। इंटरनेशनल फेडरेशन आपकी, सुनिए ध्यान से, जितनी भी इंटरनेशनल फेडरेशन आपकी स्विट्जरलैंड में है, उसका रीजन क्या है? उसके पीछे का मेन रीजन है टैक्स। क्या रीजन है? टैक्स टैक्स टैक्स। हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि अगर आपकी सैलरी एग्जांपल के लिए अप टू 13 lakhs है, कितनी है, 10 lakhs या 12 लाख, कितने का वो है? 12 लाख का, 13 लाख का? 12 लाख तक नहीं है सर, कुछ भी नहीं। 12 लाख तक, 12 lakhs तक कोई आपको टैक्स कुछ पे भी नहीं नहीं है। है। ओके। फिर उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना है, 5%, कितना है, 10%? हाँ हाँ हाँ, 5 है शायद। 5 है, 10 है, जो पता भी है। ठीक है। पता नहीं। भरते नहीं है इसलिए पता नहीं है, चलो। तो 5 to 12, जो भी 5 to 10% टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो कोई भी इंसान अपना, मान लो कोई, हम एग्जाम्पल से 10 लाख, 10 लाख का अगर 10% उसको टैक्स ही पे करना पड़ जाए,
तो वो ऐसी जगह आना चाहेगा क्या? नहीं आना चाहेगा। अब मान लो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि भाई ये एक जगह है, यहाँ पे जो आप पैसे कमा रहे हो उसका कोई टैक्स नहीं भरना आपने, 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो 10 लाख रुपए पूरे के पूरे आपके हैं। आप ऐसी जगह जाना पसंद करोगे, ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपका टैक्स लग रहा है 10%, इधर ही जाएंगे। जहाँ कॉमन टैक्स नहीं सेंस। लग रहा है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर टैक्सेस में रिलीफ है। उसकी वजह से जितनी भी इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, बिकॉज ऑफ हाँ बिल्कुल। मॉनेटरी टर्म्स। ऑटोमेटिकली ना डिमांड बढ़ जाती है, तर ठीक है, इनकी सप्लाई ये ज्यादा रीजन आती है है। कि सारी इंटरनेशनल फेडरेशंस वहां पे आपके रजिस्टर्ड है स्विट्जरलैंड के अंदर। और यही रीजन है कि स्विस बैंक आपका वहां पे है। वहां पे टैक्सेस वगैरह कम है, वहां पे प्राइवेसी है। उन रीजन की वजह से वहां पे पैसे वगैरह सब जमा करके रखते हैं। चलिए, ये तो बात होगी दूसरी चीज। अब आते हैं हम लोग फिजिकल एजुकेशन के ऊपर कि स्वीडिश या स्वीडन या स्विट्जरलैंड ही फर्स्ट ऐसी यूरोपियन कंट्री है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जिसने फिजिकल एजुकेशन को अपने कंट्री में कंपलसरी किया है, वो कौन सी है? वो है स्विट्जरलैंड। उसका लेना देना रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं है कि इंटरनेशनल फेडरेशन वहां पर रजिस्टर्ड है इसलिए। फर्स्ट कंट्री जिसने फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया है अपने कंट्री में वो है स्विट्जरलैंड। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। कब किया है? मतलब 1840 के आसपास, 1842 से पहले के आसपास, इसके आसपास किया उसने। ठीक है। और इसके अंदर दो नाम आप सुनोगे, पैर हेनरिक लिंग सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों के लिए रहेगा, और उसके बाद हजालमर लिंग। और इन्होंने ही लिंग जिम्नास्टिक्स का कॉन्सेप्ट वहां पे दिया, और लिंग जिम्नास्टिक्स को वहां पे कंपलसरी बोला गया। ठीक है, लिंग जिम्नास्टिक्स को वहां पे कंपलसरी कर दिया। अब यहाँ पे जो ये पैर हेनरिक लिंग और क्या कहते हैं आपका हजालमर लिंग है, इनको भी आइडिया पता कहां से आया जिम्नास्टिक्स का? जो जर्मनी में चीजें चल रही है ना, वहां से आइडिया आया था इन लोगों को। जर्मनी में जो जिम्नास्टिक्स चल रही थी वहां से आइडिया आया उनको। उसको एक मॉडर्न शेप प्रोवाइड किया इन लोगों ने, एक मॉडर्न शेप प्रोवाइड किया। क्या मॉडर्न शेप प्रोवाइड किया? कि भाई इसके अंदर, स्वीडन के अंदर इन्होंने ये शेप प्रोवाइड किया कि जिम्नास्टिक्स को कैटेगराइज कर दिया 4 ग्रुप में। ठीक है, 4 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया। कैसा? एक ऐसा जिम्नास्टिक्स, पेडागोजिकल एजुकेशनल जिम्नास्टिक्स। किस चीज के लिए? भाई इसके अंदर क्या चीज सिखा जाएंगी कि कैसे आप अपनी बॉडी को सही रख पाओगे, कैसे वेल बैलेंस रहोगे, परफेक्ट पर्सनैलिटी रहेगी आपकी, इनिट पोटेंशियल डेवलप कैसे होगा आपका। तो ये एजुकेशन जिम्नास्टिक्स के अंदर सिखाएंगे ये लोग। फिर उसके बाद इन्होंने मिलिट्री जिम्नास्टिक्स के ऊपर ध्यान दिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बॉडी को कैसे टफ बनाओगे, स्ट्रेंथ डेवलप करोगे। फिर मेडिकल जिम्नास्टिक्स, करेक्शन ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स। फिर एस्थेटिक्स, इमोशन, फीलिंग, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। जैसे मान लो आप क्या क्या पढ़ रहे हो कि भाई फिजिकल इशू के अंदर आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल रहा है बॉडी वगैरह के बारे में। फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ रहे हो, जिसका आपको पता है कि ट्रेनिंग कैसे करवाओगे। फिजियोलॉजी एंड बायोमेकेनिक्स पढ़ रहे हो, आपको पता चलेगा कि भाई क्या एंगल रहना चाहिए, क्या मोशन में मूवमेंट वगैरह होनी चाहिए। तो ये है। तो वैसे ही उस टाइम पे इन्होंने इसको कैटेगराइज किया सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, जिसको स्वेडिश मूवमेंट बोला गया। क्या बोला गया? स्वेडिश मूवमेंट। किसने इसको स्टार्ट किया? पैर हेनरिक लिंग ने स्टार्ट किया। ठीक है। और जर्मन जिम्नास्टिक्स का अपडेटेड फॉर्मेट है ये, अपडेटेड फॉर्मेट। तो स्वेडिश मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? पैर हेनरिक लिंग ने किया। क्योंकि क्या रीजन है? ये है मतलब कि आपका स्वेडिश मूवमेंट किया। बाकी और भी कई सारी चीजें। इसी का बेटा था हजारमर लिंग। पैर हेनरिक लिंग का बेटा था आपका हजारमर लिंग, जिसने रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ओपन किया और लिंगार्ड गेम्स कंडक्ट करवाए अपने पापा के याद में 1939 के अंदर। और सेकेंड लिंगार्ड के अंदर हमारा एचबीपीएम ने पार्टिसिपेट किया 1949 के अंदर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जो कि अमरावती में है। और वहां पे जो हमारा इंडियन फिजिकल कल्चर था उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था।
ओके, तो ये था आपका स्वीडन के अंदर। बाकी इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं, अगर कभी टाइम मिलेगा तो आपको अच्छे से बताएंगे, यूट्यूब के ऊपर आएंगे कभी, आराम से इनको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काफी अप लेके चल रहे हैं चीजों को। चलिए, अब आता है डेनमार्क का। डेनमार्क, डेनमार्क में किसने काम किया? फ्रेंच नेस्टिगल ने काम किया। क्या बोला गया भाई इनको? फ्रेंच नेस्टिगल को डेनमार्क के अंदर आपका जिम्नास्टिक्स को स्टार्ट करने वाला बोला गया। मतलब मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट जो है आपका डेनमार्क के अंदर किसने किया? फ्रेंच नेस्टिगल ने किया। इन्होंने मॉडर्न स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया और दो किताबें लिखी 1828 में, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक्स, और 1834 में जिम्नास्टिक्स फॉर द सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके बाद डेनिश स्पोर्ट्स फाउंडेशन स्टार्ट किया इन्होंने 1896 में। फिर कॉफेगन स्पोर्ट्स पार्क कंस्ट्रक्ट किया 1911 में। और डेनमार्क के अंदर स्पोर्ट्स को एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ के तरीके से इंप्लीमेंट करवाया इन्होंने, कि भाई सभी बच्चे जो है वो फिजिकल एजुकेशन को पढ़ेंगे स्कूल्स के अंदर। 1950 के अंदर ये चीज स्टार्ट करवाई, डे टू डे लाइफ में इन्होंने डालने की कोशिश करी थी। तो ये था आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये था आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। अब बचा इंडियन इंडियन हिस्ट्री आपका। तो इंडियन हिस्ट्री हम लोग कल करके, हाँ कल करके फिर से कोशिश कर लेंगे, इंडियन हिस्ट्री कल करेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है? नया मिल रहा है कुछ ज्ञान आप लोगों को, नई चीज सीखने को मिल रही है? और इतना रखते हैं, टाइम भी हो जाता है। यस सर। चलिए, बैच का एक्सेस मिल गया सभी को? सभी को बैच का यस एक्सेस सर। मिला हुआ है? लक्ष्य और यस सर। लक्ष्य और संकल्प बैच का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होगी, इंटरेस्ट बन रहा होगा आप लोगों को। हिस्ट्री बोरिंग होती है, मतलब हिस्ट्री बोरिंग होती है क्या? लग रही है बोरिंग? नो सर। ठीक है, तो बिल्कुल ही बोरिंग नहीं होती है, बस समझिए आप लोग, समझोगे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है, सर रटोगे तो एक बोरिंग। डाउट है मेरा। हाँ जय पूछो। सर जैसे हम मॉडर्न टाइम में एक जैसे जो वर्कआउट अरीना होता है जैसे जिम बोलते हैं,